नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। और आप, जैसा आपको पता है कि अब जीडी के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 दिन रह गए, लगभग 40 दिन रह गए हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपको लगभग 10 से 12 घंटे डेली, एटलीस्ट आपको 8 से 10 घंटे डेली निकालने ही पड़ेंगे पढ़ने के लिए। तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तभी आप पार पा पाएंगे इस एग्जाम के लिए। समझ पा रहे हैं आप? और रेगुलर बेस पे मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आप मॉक दे रहे होंगे। बाकी जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको पता है कि मैं आपको संभावित प्रश्न करवा रहा हूँ, और ये संभावित प्रश्न का प्रैक्टिस सेट 6 है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। और इस बात का मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आप 20 में 20 करके आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सवाल है कि 9 के प्रारंभिक 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। सवाल ने क्या बोला है कि 9 के प्रारंभिक 20 गुणजों का औसत। सबसे पहले 9 के प्रारंभिक, यानी आप समझिए 9 का पहला 9 गुणे 1 होगा, 9 का दूसरा 9 गुणे 2 होगा, और 9 का तीसरा 3 होगा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएंगे? 9 गुणे 20 तक जाएंगे। बोलो हाँ है ना? 9 गुणे 20 तक जाएंगे। अरे देखिए, अब आपने एक बात पढ़ी होगी एवरेज में कि यहां पे आप देखो अंतर तो क्या है? 9 का है। अंतर क्या है? 9 का। यानी कि ये जो सीरीज बनेगी वो कैसी बनेगी? वो सीरीज बनेगी समांतर श्रेणी की। अब आपने एक बात पढ़ी होगी कि अगर जो सीरीज समांतर श्रेणी में आती है तो उसके लिए एवरेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है। एवरेज निकालने का कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देंगे, हमारा एवरेज आएगा 9 गुणे 1 प्लस 9 गुणे 20। तो आप कहेंगे सर यहां से कितना आएगा? 2। तो ये 9 और 180 आप देखें कितना आएगा? 189। तो यहां से 94.5 आपका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर क्या है? 94.5। बहुत आसान सवाल है, आप समझ पाएंगे इस सवाल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की 2 समांतर जीवाएं, एक वृत्त है 20 सेंटीमीटर व्यास का है और उसमें 2 समांतर जीवाएं हैं जो 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की हैं। यदि दोनों जीवाएं व्यास के एक ही ओर हैं तो इन जीवाओं के बीच की दूरी क्या है? जैसे मैं आपको समझाऊं, एक वृत्त बनाओ। पहले मैंने एक वृत्त बनाया। अब अगर वृत्त है तो वृत्त का डायमीटर भी होता है। आप जानते हैं कि डायमीटर क्या होगा? जो सेंटर से पास हो रहा होगा। लेट्स से मैंने ए बी डायमीटर मान लिया। क्या मान लिया? ए बी है। इसकी लेंथ कितनी है? आप ए बी ना मानो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी होगी? आप कहेंगे त्रिज्या होगी भैया 10 सेंटीमीटर की। त्रिज्या कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। यानी ये कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। अब आप मुझे बताओ, जीवाएं यानी एक ही साइड है। मैंने कहा मान लो ये छोटी जीवा है और मैंने ये बड़ी मान लो, ये छोटी मान लो। ठीक है भाई, ये बड़ी है छोटी है, ये सेंटर है। अब आपको एक बात पता ये होगी कि सेंटर जो है, सेंटर जब हम जीवा पे डालते हैं लंब, सेंटर से जीवा पे लंब डालते हैं तो जीवा को ये जो लंब है बराबर 2 भागों में बांट देता है। कितने भागों में बांटता है? बराबर 2 भागों में बांटता है। अब देखिए, तो यहां से अगर मैं त्रिज्या मिलाता हूं, ये त्रिज्या हो जाएगी और ये देखो। अब आप जानते हैं कि सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अरे हाँ है ना, त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, 20 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या क्या होगी? आधी होगी, यानी त्रिज्या क्या होगी? 10 होगी, और ये भी क्या होगी? 10 होगी, यानी दोनों की त्रिज्या क्या है? कांस्टेंट है। बोलो हाँ है ना? है ना? अच्छा, ये जो बड़ी वाली भुजा थी, बड़ी वाली जीवा है, इसकी लंबाई कितनी है? 16 है। तो ये कितनी बचेगी? ये 8 बचेगी। और छोटे वाली कितनी है? 12, यानी ये 6 बचेगी। कितनी बचेगी? 6। अब मैं आपको 2 ट्रायंगल दिखा रहा हूं, छोटे छोटे, समझ रहे आप? पहले एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये रहा। अरे बोलो हाँ है ना? भाई मैंने कह दिया, ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। मैंने कह दिया ये 8 सेंटीमीटर है और दोनों का ये 10 है, ये 90 है, ये 90 है। अभी तो बताया कि लंब सेंटर डालते हैं, तो भैया आप देखो यहाँ पे क्या बनेगा? ये सेंटर जो लंब है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब आपको एक ट्रिपलेट पता होगी, 6 8 10। तो 6 8 10, यानी अगर ये 10 है तो ये 6 हो गई। अरे बोलो हाँ है ना? त्रिज्या ये भी है, त्रिज्या ये भी, यानी ये भी त्रिज्या है। तो अगर ये 6 है, ये 6 है, तो ये 8 होगी, यानी ये पूरी लंबाई यहां से लेके यहां तक 8 है। तो अगर ये पूरी 8 है और ये 6 है, कितनी बची? ये 2। यानी इन जो जीवा है, जीवा के बीच की दूरी कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर आ गई।
अच्छा, अगर कभी ये ट्रिपलेट नहीं सेट होती तो क्या करते, हम इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या इक्वेट कर देते पाइथागोरस थ्योरम से। किससे? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम, आप इसके थ्रू त्रिज्या इक्वेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप सवाल समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 लाख के बिल पर लागू 46% छूट तथा 35% और 8% दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर पूछा है। बड़ा आसान सवाल है। सवाल देखिए भाई, सवाल में बोला है कि यहाँ पे आपको 2 बार छूट दी है 46% की और 35% प्लस 8%। तो ये जो दो क्रमिक छूट है इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्चुअली ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? सक्सेसिव का। तो हम क्या करते हैं, चिन्ह के साथ रखते हैं। किसके साथ? अगर बच्चा लाभ है तो प्लस, वृद्धि है तो प्लस, हानि है या छूट है तो क्या लेंगे? माइनस। अगर मैं इसको पुट करूंगा यहाँ पे 35 माइनस 8 प्लस 35 गुणा 8 अपॉन 100, तो आप देख पा रहे हैं ये 43 हो जाएगा माइनस के, और यहां प्लस के 35 8 आपके हो जाए 280 यानी 2.8%। और जब मैं यहां से इनका अंतर लूंगा तो आप देख पा रहे हैं 46 और माइनस 43 यानी 3%, यहां बचेगा प्लस 2.8%, यानी कि ये आपका आ गया 5.8%। क्या आ गया? 5.8%। यानी कि जो 2 लाख रुपया है मेरे पास, 2 लाख एक का 5.8 अगर मैं निकाल दूं तो मुझे पता लग जाएगा कितना अंतर है। अरे बोलो हाँ है ना? तो यहां से ये बिंदी कट गया, एक बिंदी यहां से कटेगा, यानी 116.00, यानी ये आपका आंसर क्या आ गया? 11,600 इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए ना? बेसिकली हमें क्या करना, यहां से सक्सेसिव निकाल के 46 का डिफरेंस लेना। तो ये मेरे पास ओवरऑल आएगा कितना? 43 माइनस का है, तो जब घटाएंगे 3 और जोड़ेंगे तो 2.8, यानी ओवरऑल 5.8 का डिफरेंस निकल के आया। तो 2 लाख का 5.8 निकालेंगे तो 11,600 रुपए आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपलीफिकेशन का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? 20 into 24 डिवाइडेड ब्रैकेट क्लोज। बहुत आसान सवाल है, आप समझिए, एक लाइन में सवाल करेंगे। 15 गुणे 17 कितना होता है? 15 गुणे 17, यानी कि जब भी ऐसा गुणा करना हो जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है, जब भी ऐसा गुणा करना हो तो जो बीच की संख्या है उसका स्क्वायर उससे एक कम। तो यहाँ बीच संख्या 16 है, 16 का स्क्वायर 256 उससे एक कम, यानी 255। तो यहां से मुझे 255 प्राप्त हो, कितना हो गया? 255 प्राप्त हो गया। अभी डिवाइड है तो डिवाइड लगा दो, तो डिवाइड आ गया 255। तो आप देखो यहां से 17 एकम 17 17 पंचे 85 और 17 सत्ते, यहां से काटो ये 5 बार, तो मुझे प्राप्त हो गया 5 गुणे 7 कितना होता है? 35 होता है। कितना होता है? 35। तो मुझे यहां से मिल गया कितना? 35 मिल गया। कितना मिल गया? 35। अच्छा, अब इसका डिवाइड करेंगे। 20 into 24 डिवाइड बाई 105 into 35। अरे हाँ है ना? अब देखो 35 तियां होते हैं बेटा 105, 35 कितने होते हैं? 105। 3 से काटो बेटा, ये आया 8 बार, तो 20 गुणे 8 कितना आ गया? 160। सिंपलीफिकेशन में आपको सिंपली क्या करना है, आपको बॉड मास बहुत अच्छे से आना चाहिए। बॉड मास की अगर आपको समझ है तो ये सवाल बहुत आसान है। एक सवाल आपके शिफ्ट में आने ही आना है, मे भी 2 भी आ सकते हैं। एक सवाल यहां से गारंटी के साथ आएगा, तो ये आपको बना के जाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, निम्न में से कौन सी अवाज संख्या है? यानी कि ऑप्शन है मेरे पास 701, 679, 657 और 697। ठीक है, तो आप समझ रहे, फटाफट इस बात को समझो। क्या मेरे पास 4 ऑप्शन है, मुझे चारों चेक करने पड़ेंगे। हमें इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, डायरेक्ट तरीका क्या होता है? तो एक तरीका बहुत अच्छा तरीका है। पहले तो आप ये देखो कि छोटे छोटे नंबर, जैसे आपको छोटी टेबल आती होगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक की टेबल से चेक करो। अगर कोई नंबर कट जाए 11 12 तक चेक कर लो, अगर कोई नंबर कट जा रहा है मतलब वो प्राइम नहीं है। प्राइम आप जानते होंगे, ये तो खुद से कटता है या 1 से कटता है। प्राइम के केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 खुद वो संख्या होगी, खुद नंबर होगा, या फिर 1 होगा। इसके अलावा किसी और से नहीं घटती है। तो आप देखो ये 701 है, 679 है, 657 है, 697 है। तो फटाफट कैसे करेंगे इसको? देखो एक तरीका ये होता है,
जैसे मुझे दिख रही एक बात, तो मुझे ये दिख रही है भैया, क्या दिख रही है, यहां से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 11 और 7 है यानी 18, ये 3 से घट रहा है। तो ये तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि वो प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से घटे या 1 से घटे। तो ये 3 से घट रहा है, और 3 से घटने की डिफिकल्टी क्या होती है कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कटते हैं तो नंबर जो है, संख्या जो है वो 3 से कटती है। अगर 6 5 11 18, 18 बेटा 3 से कटता है। अरे बोलो, कटता है ना? तो अगर 18 कटता है तो ये 3 से कट गया, तो मैं इसको चेक ही नहीं करूंगा। बताओ, चेक करूंगा इसको? अब ये वाला नंबर देखो, यहां से देखो 7 9 63 4 10 49, यानी ये वाला नंबर जो है, ये नंबर घट रहा है 7 से। किससे घट रहा है? 7 से घट रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, क्या कि जो भी संख्या लिखी है, जो भी संख्या, ये संख्या लिखी है 679 लिखिए। तो हमें क्या करना है, इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है, इससे जस्ट बड़ा। तो आप एक बात देख पा रहे हैं, इससे जस्ट बड़ा होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 729। क्या होगा? 729 होगा। तो हमें सबसे इन सभी नंबर के जस्ट बड़े परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने हैं। इसका भी वो 729 होगा, इसका भी 700, इसका हो जाएगा 600। तो छोड़ दो, ये चेक कर चुके हम लोग। इसका हो जाएगा कितना? इसका भी 729 हो जाएगा। यानी कि आपको ये पता लग गया, ये 729 परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, किसका स्क्वायर है? आप कहेंगे सर 27 का है। तो आपको काम क्या करना है, जो नंबर यहां से निकल गया है, कितना निकल गया है? 27 निकल के आया। तो जो नंबर 27 निकल के आया है ना, उस नंबर से सारे छोटे प्राइम नंबर, बहुत ध्यान सुनना भैया, उस नंबर से छोटे सारे प्राइम नंबर हमें लिख लेने हैं। और उन प्राइम नंबर से अगर ये संख्या कट जाती है, बहुत ध्यान सुनना, जो 27 से छोटे प्राइम नंबर होंगे, अगर उन संख्याओं से ये नंबर कट जाते हैं तो संख्या जो है अभाज्य नहीं होगी। अगर नहीं कटते हैं तो संख्या अभाज्य होगी। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। उस किस नंबर का स्क्वायर है वो नंबर ढूंढना है। उस नंबर से सारे छोटे प्राइम नंबर निकालने हैं आपको, और उन प्राइम नंबर से इनको चेक करना है। अगर ये कट जा रहा है, अगर ये कट जा रहा है तो ये एक भी प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं कट रहे तो ये प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो अब मुझे पता है सबका 729 ही है, और 729 आप जानते 27 का होता है। तो 27 से पहले कौन कौन 2 होता है? 3 5 7 11 13 17 19 और 23। इसके अलावा कोई नहीं है। जो आप जानते हैं 2 से तो कोई नंबर नहीं कट रहा है। 2 कैसी है? एक इवन नंबर है, 2 से कोई नंबर नहीं कट रहा है। 5 से कटने के लिए अंत में 5 और क्या नाम है, 5 और 0 चाहिए, तो वो भी नहीं है। आप जानते हैं 3 से सिर्फ ये नंबर कटा, और 3 से कोई नंबर नहीं कट रहा। अब चेक करना है 7 से। तो आप देखो 7 से ये नंबर कट रहा था, मैंने अभी आपको बताया था। 7 में 63 और 4 बचा 77 49, यानी 7 से कट गया, यानी प्राइम नहीं है। अब चेक करो कौन सा बचा। यहां देखो कितने से कट रहा है ये दोनों नंबर, 11 13 17। आप देखो 17 से कट जा रहा है, यहां से देखो 17 से कटा, 17 चौको 68 और 17 एकम 17, यानी ये भी नंबर प्राइम नहीं है। क्या बचा नंबर मेरे पास? 701। आई होप आप समझ पाएंगे। बहुत अच्छा तरीका है इसको करने, सॉल्व करने का। कोई भी प्राइम नंबर पता हो, उसका उससे जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर ढूंढो, उसका स्क्वायर रूट लो, जो संख्या आए उस संख्या से सारी छोटी संख्या आभाज्य संख्या निकाल लो, और अगर उन संख्याओं से कट गया तो प्राइम नहीं है, और नहीं कटा तो प्राइम संख्या है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इनके अंश में 25% की वृद्धि की जाती है, उसके हर में 10% की कमी की जाती है, तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, वो आप क्या लोगो, आप कर तो सकते हो सवाल सेकंड में, लेकिन मैं पूरा समझा दूंगा आपको। मान लो आपने भिन्न x/y मानी। अब आप ये जानते हैं कि जो ऊपर वाला नंबर होता है x जो है वो एक अंश है, अंश मतलब न्यूमरेटर है, और ये y है, y मतलब हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सवाल ने बोला है जो न्यूमरेटर की वृद्धि है वो कितनी की? 125 की। कितनी है? 25% का मतलब क्या है? 125। भाई दुनिया की हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये जो पहले x होगा वो अपने आप में 100% होगा। अगर 25 की वृद्धि करिए बेटा तो कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा, यानी ये हो गया 125%। अरे हाँ है ना। हर के बारे में उसने क्या बोला है कि 10% कमी। हर अपने आप में 100% होगा, 10 की कमी कितना हो गया? 90 हो गया। कितना हो गया? 90%। और ये करने के बाद संख्या कितनी प्राप्त हो गई? जो भिन्न प्राप्त होगी वो 15/16 प्राप्त होगी। बहुत आसान सवाल है, समझिए इस बात को। अब आप, मैं जानता हूं, मैं यहाँ परसेंट काट दूंगा, आप इधर काट देंगे। ये जो गुणा में है वो भाग में, और भाग में है वो गुणा में। तो x/y यहां से कितना आएगा? 15/16।
और 90/125। बोलो हाँ है ना। अगर मैं 5 से काटता हूं तो ये आएगा आपका 18 और 5 से काटो ये 25, 5 से काटो ये 5 और 5 से काटो यहां से कितना निकल के आ रहा है 5 दिया 15, 2 से काटते हैं 2 से 8 आएगा और 2 से काटें कितना आएगा यहां से 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो सवाल आ गया 27/40, यानी जो x बटा y यानी जो इनिशियल भिन्न थी मेरे पास बेटा वो क्या निकल के आ गई, वो 27/40 निकल। सवाल क्या कह रहा है, p और q मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, q और r उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि r और p 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन 10 दिन के बाद q और r ने काम छोड़ दिया, तो p से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत आसान सवाल है, टाइम एंड वर्क का बहुत आसान सवाल है। इसमें मैंने कहा p प्लस q कर रहे हैं बेटा 30 दिन में, p प्लस q कितने कर रहे हैं 30 दिन में, q प्लस r कितने में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 24 दिन में, r प्लस p कितने में कर रहे हैं, r प्लस p कर रहे हैं 20 डेज में। तो अगर आप समझ पाए तो इनका एलसीएम जो होगा वो 120 होगा। 120 किससे कटता है, 30 से भी कटता है और 20 से भी कटता है और 24 से भी कटता है। तो मैं इनकी क्षमता लिख लूं यहां से, तो इसकी क्षमता 4 आएगी, 30 चौका भाई 30 दिन में 120 काम कर रहा है, एक दिन में 4, और एक दिन में किया गया कार्य क्या होती है, क्षमता होती है। 24 पंचे 120, 20 छक्का 120, यानी कि जो मुझे क्षमता प्राप्त होगी, यानी क्षमता प्राप्त हो गई वो 4, p प्लस q की 4, q प्लस r की 5 और r प्लस p की 6। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, अब आप एक बात देख पा रहे होंगे यहां से कि 2 बार p है, 2 बार q है और 2 बार r है, तो 2p प्लस q प्लस r। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया भाई। आप देखो 2p आएंगे, 2q आएंगे, 2r आएंगे, 2 कॉमन ले लिया तो 2p प्लस q r हो गया, जो टोटल कितना है 4 5, यहां से आप देखो 4 और 5 9, 9 से 15, कितना है 15, यानी p प्लस q प्लस r की कंबाइंड एफिशिएंसी 15/2 आ गई। कितनी आ गई 15/2 आ गई। बोलो बात सही है। तीनों लोगों ने काम स्टार्ट किया, 10 दिन तक काम किया, तो आप बताओ तीनों की क्षमता 15/2 है, बोले से 15/2 है। तो तीनों लोग 10 दिन में कितना काम कर लेंगे अपनी क्षमता से, भाई काम कर लेंगे यहां से ये 5, यानी 75 काम तो वो निपटा देंगे। कितना निपटा देंगे 75 काम। आप मुझे बताओ 120 काम का 75 काम कर दिया, कितना काम बचा 45 काम बचा, हाँ है ना। अरे बोलो 45 काम बचा। अब 45 कौन करेगा काम, अब आप देख पा रहे हैं कौन चला गया छोड़ के मुझे जा चुका है, छोड़ के वो चला गया है भैया, Q और R ने काम छोड़ दिया, Q और R ने। तो काम कौन करेगा, P करेगा, Q और R, यानी इन लोगों ने काम अपना छोड़ दिया। तो काम करेगा P। इन लोगों की क्षमता कितनी है, Q और R की 5 है, तो मैं 5 घटा देता हूं, मुझे P की क्षमता मिल जाएगी। तो 15/2 माइनस 5, यानी कि 15/10/2, यानी यहां से 5/2, यानी कि जो P की क्षमता आई वो 5/2 आ गई। अब 5/2 से 45 काम करवाना है, तो P का टाइम निकल आएगा। 5/2, 2 कहां जाएगा ऊपर, गुणा कर दिया 2, ये 9 बार, यानी P करेगा 18 दिन में। समझ पाए आप, यानी P जो काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, वो 18 दिन में कर रहा है। एक डीलर को 20% लाभ पर बेचता है, एक डीलर चीनी को 20% लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से 10% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। देखो आप क्या करो, मान लो कि 1000 ग्राम चीनी थी, कितनी थी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम 1000 रुपए की सिंपल सी बात है, तो 1000 ग्राम मैंने ग्राम पे ही लाभ ले लिया। जब वो चीनी में कितना लाभ ले रहा है 20%, यानी कि चीनी कितने ग्राम हो गई 1200 ग्राम, यानी 1200 ग्राम के रुपए वसूल रहा है। आप मुझे बताओ 1000 ग्राम की चीज देने का वादा कर रहा है और 1200 ग्राम के रुपए ले रहा है, यानी कि 200 ग्राम बचा रहा है। समझ पा रहे हैं, लेकिन वो तौल कितना रहा है, आप देखो वो बंदा सिर्फ जो तौल रहा है ना लोग को, कितना तौल रहा है 900 ग्राम, क्योंकि 10% ही क्या कर रहा है, कमी कर रहा है माप में। आप देखो दाम वसूल रहा है 1200 ग्राम के, कितने ग्राम के 1200 ग्राम के, और माल दे रहा है 900 ग्राम का। आप मुझे बताओ दुकानदार की जेब से माल कितना गया 900 ग्राम का, यानी रुपए भी कितना गया होगा 900 ग्राम का। यानी दुकानदार के हिसाब सोचो, आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना, आपको दुकानदार के हिसाब सोचना है। तो दुकानदार ने 900 ग्राम का माल आपको दिया और रुपए 1200 लिए। सिंपल सी बात है, 900 की चीज कितने में बेच दी 1200 में बेच दी है, यानी बंदे ने यहां से कितना लाभ ले लिया, यानी 300 ग्राम का लाभ ले लिया। तो आप कहेंगे सर 300 ग्राम का लाभ जो है वो 900 पे है, कितने पे है
900 है, यानी परसेंट भी 100 लगाएंगे तो यहाँ से आप देखो 3, यानी आंसर आ गया 33.33% आपका क्या आ गया, यही आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर आ गया। यानी दुकानदार को 33.33% का लाभ हो गया। आप समझो 1000 की चीज थी, दाम वसूला 1200 और आपको दे रहा है 900, यानी उसकी जेब से कितना खर्च हुआ, सिर्फ 900, यानी 900 रुपए की चीज आपसे 1200 रुपए वसूले, यानी 900 वाली चीज 1200 में बेच दी तो आपको 300 का लाभ हुआ। 300 का लाभ किस पे होगा, 900 पे होगा, गुणा 100, यानी आंसर आ गया आपका 33.33%। आई होप आप सवाल समझ पाएंगे। इस सवाल को तरीके से और कर सकते हैं, इसका रेशियो तरीका भी है, मैं वो बता देता हूं आपको। रेशियो तरीका क्या कहता है, देखो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, तो उसमें 5 रुपए की चीज है, 6 दाम वसूले। रेशियो एक बात याद रखना, इधर कम लिखते हैं इधर ज्यादा लिखते हैं, इधर कम इधर ज्यादा। तो अब 10% का और घपला कर रहा है, यानी 1/10। तो आप बताओ 10 रुपए, उसे 10 रुपए देने थे, दिए कितने उसने 9, तो 9 दिए हैं और 10 देने थे, दिए 9 हैं। तो आप यहां से देखो ये 45 हो रहा है, ये 60 हो रहा है, तो आप देखो 15 दूनी, यहां पे समझना 15 तिया 45, 15 चौका 60, कितना लाभ है, 1 का लाभ है, कितने पे 3 पे। तो 1/3 क्या होता है आप जानते हैं, 1/3 33.33% होता है। तो आप रेशियो भी फॉलो कर सकते हो, बेसिक्स भी फॉलो कर सकते हो। अब आप समझ पाओगे। अब कोई सवाल आया कर लेंगे आप, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो संख्याओं एक 15 है, उनका अंतर उनके योग का 1/5 है, तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। देखो एक बात सुनो, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है उनके योग का 1/5 है, तो अगर योग मेरे पास कितना दिया, मान लो संख्या a प्लस b, योग मेरे को कितना दिया 15 दिया। अगर a प्लस b दो संख्याएं हैं, a प्लस b की संख्याएं दो संख्याएं हैं और योग 15 है, तो जो उनका अंतर है, जो उनका अंतर है वो सवाल ने बोला है कि इसका 1/5 है, कितना है 1/5 है, कितना आ गया भैया यहाँ से 5 निकल के आ रहा है, ठीक है, सॉरी 3 निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है 3 निकल के आ रहा है, 1/5 करेंगे 3 आएगा। तो यहां से मैं संख्याएं पता कर लूंगा, अरे बोलो संख्याएं पता कर लूंगा, जोड़ के आधा कर दोगे 18, यानी a बराबर 9 आ गया। a कितना आ गया, अगर a 9 है तो b 6 होगा। भाई आपके पास टोटल 15 रुपए है, 15 में 9 एक बंदे ने लिए, तो अगला वाला कितना लेगा 6 लेगा। अब सवाल ने बोला है कि इनका एलसीएम बताओ, यानी 9 और 6 का एलसीएम, तो एलसीएम बड़ा आसान हो गया, एलसीएम क्या होगा 18 होगा, कितना होगा 18, यही आपका आंसर है। क्या पूछा आपने, एलसीएम पूछा था, ठीक, कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 12, 4, 4 विमाओं वाले एक आयताकार बॉक्स में पैक किए जाते हैं। जब 24 गोले पैक किए जाते हैं तो बॉक्स को परिरक्षक द्रव से भरा जाता है। द्रव का आयतन ज्ञात कीजिए, क्या होगा द्रव का आयतन। देखो बहुत आसान सवाल, आप समझिए इस बात को। मैं एक छोटा सा आपको बॉक्स बना के दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं, ये आप सिंपली समझो ये बॉक्स है और मैं इसमें गोले डाल रहा हूं, ऐसे करके, ऐसे मैंने गोले भर दिए इसमें, ठीक है, ऐसे मैंने क्या कर दिया इसके अंदर गोले भर दिए। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। अब आप देखो ये गोले भर दिए, गोले तो भर दिए मैंने। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, ये जो खाली बची है, देखो यहाँ पे ये खाली बची ना, इसको भरने के लिए कोई द्रव डाल दिया गया। इसको भरने के लिए क्या करा, एक द्रव डाल दिया गया। तो यानी द्रव से क्या हो गया, ये जो स्पेसेस बचे थे, यहाँ जो स्पेस भरा था वो भी क्या हो गया, भर गया। और ये किसमें पैक करे गए, ये एक क्यूबॉइड में पैक करे गए। तो जो पैक करे गए गोलों का आयतन प्लस इस द्रव का आयतन मिला के क्या होगा, क्यूबॉइड का आयतन होगा। पिछले सेट में मैंने इस टाइम क्वेश्चन डाला तो मैंने आपको बताया था, फिगर जब चेंज होती है तो वो क्या करते हैं, उनके वॉल्यूम्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप बताओ वो जो गोलियां हैं सारी 24 गोलियां हैं, उनका आयतन वो तो एकदम पैक हो जाएगी, प्लस जो ये स्पेसेस बचे थे यहाँ पे, तो वहां मैंने द्रव से भर दिया, तो उस द्रव का आयतन भी जोड़ के क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड का आयतन बन जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूं गोली का आयतन, जो एक गोली है गोली का आयतन, आयतन प्लस वो द्रव का आयतन बराबर हो जाएगा आपका घनाभ का आयतन। बस ये आपको करना है। तो गोली का आयतन, देखो गोली का आयतन क्या होता है, गोली का आयतन आप जानते हैं, गोली की स्फीयर होती है, तो गोली का आयतन होता है 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी है तुम्हारे पास AQ। इसका आयतन होता है 4/3 पाई R क्यू, कितना होता है 4/3 पाई R क्यू। ऐसी कितनी गोली है, ऐसी 24 गोली है, प्लस द्रव का आयतन,
द्रव का आयतन, द्रव का आयतन। और घनाभ का आयतन 12 गुणे 4 गुणे 4। अरे बोलो बात ठीक है, 3 से काट देंगे आ जाएगा आपका 8। तो अब आप समझो इस बात को छोटी सी कि यहाँ पे देखो 8 चौको होते हैं 32। कितने होते हैं 8 चौको 32, 32 दूनी 64, और तो 11 गुणे 64/7 प्लस द्रव का आयतन बराबर यहां से तुम्हारा कितना आएगा 4 चौको 16 गुणे 12 192। कितना आएगा 192 आएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 11 गुणा करना आपको आता होगा, ये 4 ये 0 और 6 रे 7/4 प्लस ये तुम्हारा द्रव का आयतन यानी 192। तो ये घट जाएगा जाके, यानी तुम्हारा जो द्रव का आयतन वो डायरेक्ट कितना आएगा 192 माइनस 704/7, तो 192 माइनस, तो बेटा यहां पे लिखो 7 एकम 7, ये जाएगा 0 और ये भी कहा जाएगा 0 जाएगा, और यहां से घटा देंगे हम डायरेक्ट 4 बार, तो लगभग सीधा 5 कट जाएगा। तो यहां से आपका आंसर टोटल आ जाएगा 91.5, लगभग अप्रॉक्स में आएगा 91.5। जो भी ऑप्शन मैच कर रहा आप लगा दीजिए 91.5। इतना सब लिखना नहीं, आप समझिए इस बात को, हमें कैसे करना सवाल, ये आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए। गोली का आयतन ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया आपको, बाकी आप 2 लाइन बहुत है, ये वाली बात और ये वाली बात, और डायरेक्ट घटा देंगे ये वाली बात, ठीक है। 1 और 2 लाइन डायरेक्ट, 1 या 2 लाइन में आप सवाल कर पाएंगे। आप समझिए गोली का आयतन प्लस द्रव का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, तो मैं डायरेक्ट द्रव का आयतन निकालने के लिए क्या कर दूंगा, घनाभ के आयतन में से गोली का आयतन डायरेक्ट घटा दूंगा। तो 1 लाइन में कर लेंगे आप, डायरेक्ट घटाऊंगा मैं 1 लाइन में, तो 1 लाइन इतना नहीं लिखना है, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा, इसलिए कि ये सवाल बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर रहा होगा कि कौन सा द्रव की बात कर रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना है 22 है, तो x माइनस 22 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आंसर है, 2 आंसर आएगा, आप एक सेकंड समझिए। x की वैल्यू जो है वो 2 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 इनफाइनाइट जाएगा। अरे बोलो हाँ है ना भाई। आप जानते हैं अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होती है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है 2 से स्टार्ट होती है, और इनफाइनाइट नंबर तो पता नहीं, तो बहुत बड़ी संख्या होगी, इनफाइनाइट लगा दिया मैंने। अब जो 22 संख्या है उसमें का विषम अभाज्य संख्या है, तो आप जानते हैं 2 कैसा होता है सम होता है, 2 कैसा होता है सम होता है, 2 कैसा होता है 2 सम होता है। तो आप समझिए विषम बोला यानी कहां से स्टार्ट होगी 3 से स्टार्ट होगी, 3 + 5 + 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। और अगर मैं घटाऊंगा तो आप देख पा रहे हो x - 22 जब घटाऊंगा तो ये वाली पूरी चीज क्या हो जाएगी कट जाएगी, ये वाली पूरी चीज क्या होगी कट गई। क्या बचा आंसर 2 ही सवाल क्या है करेक्ट आंसर है। बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा सवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदमी अपनी चाल को अपनी मूल चाल से 11/6 गुना कर देता है, यानी पहले 6 रही होगी बाद में 11 कर दी उसने। ऐसा करके वह अपने कार्यालय समान समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो सामान्यतः कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय लेगा, यानी वास्तविक टाइम पूछा उसने, वास्तविक टाइम कितना लेगा, ठीक है, कार्यालय कितना समय लेता है। ठीक, चलिए देखो सवाल ने क्या बोला है कि आपको एक बात पता होनी चाहिए यहाँ पे छोटी सी, डिस्टेंस कैसी होगी समान होगी। अब बोले भैया डिस्टेंस में समान होगी, तो समझिए जब भी स्कूल से कार्यालय, कार्यालय से स्कूल, घर से कार्यालय, कार्यालय से घर, इस टाइप की लैंग्वेज यूज कर रहा है कभी भी, तो वो समझ जाना डिस्टेंस है ना। आप बताओ आपने घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर आते तो डिस्टेंस सेम रहती है, तो ऐसे केस में डिस्टेंस क्या रहती है सेम। और जब डिस्टेंस सेम रहती है, डिस्टेंस कैसी है भैया सेम है, तो जो स्पीड का अनुपात होता है उसका जस्ट रिवर्स टाइम का अनुपात होता है। ये बात आपको पता है, नहीं पता तो आप समझिए कि जो डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का इनवर्स होता है। अब आपको टाइम उसने दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड कह रहा है कि 11/6 कर ली। मान लो पहले इसकी स्पीड कितनी थी, पहले मैंने 6 मान ली, तो कह रहा है 6 का उसने 11/6 कर दिया, यानी कि अब कितनी कर दी 11 कर दी, यानी कि जो अब नई चार्ज है उसकी वो कितनी कर दी 11 कर दी। यानी स्पीड पहले 6 थी बाद में 11 होगी, यानी स्पीड 6 से 11। तो आप बताओ टाइम कितना होगा 11 से 6, यानी पहले उसको 11 टाइम लग रहा था, अब उसको 6 टाइम लग रहा है। कितना टाइम बचा लिया उसने, आप कहेंगे सर 5 टाइम बचा लिया। भाई आप देखो 6 से 11, 11 से 5, सॉरी 11 से 6, 5 टाइम बचा लिया। सवाल कह रहा 20 मिनट पहले पहुंच गया, तो एक की वैल्यू यहां से 4 मिनट आ गई। अरे बोलो 4 मिनट आ गई, यानी पहले कितने मिनट लगते थे उसको
सामान्यता कितने में लगते थे उसको, 44 मिनट उसको लगते थे, और यही तुम्हारा क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी पहले उसको 44 मिनट लगते थे। अगले सवाल की तरफ, सवाल क्या कह रहा है, x बराबर है 1.234 पे बार एंड y बराबर आपको क्या दिया हुआ है 4.321 बार। ठीक है, ये सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा आसान है। बार का मतलब आप समझते होंगे, जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि 0.9 बार लिखा है या 8 बार लिखा है तो आप समझ पाएंगे ये 8/9 हो जाएगा, डायरेक्ट आप समझते हैं इस बात को। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1+23/4 बार 0 पॉइंट। ठीक है, y को भी लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे y को, 4+0.321 बार। ठीक है, तो आप देखिए अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं, उसने आपसे ऐड पूछा है तो 1 और 4 तो 5 हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसको जब खोलेंगे तो 234/999। एक बात आप जानते होंगे कि जितने पे बार होता है उतने नंबर क्या होते हैं, उतने 9 नीचे आ जाते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार 321,999 जितने डिजिट्स पे बार होते हैं बेटा, जितने डिजिट पे बार होते हैं उतने 9 क्या आते हैं, नीचे आते हैं। उतने 9 क्या आएंगे, नीचे। यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3, उतने 9 नीचे आ गए। अब आप देखो 5 प्लस, बहुत ध्यान सुनना है, 5 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, आप देखो फटाफट इनको ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये 5 और ये 5 अपॉन यहाँ से 999 हो जाएगा। आप देख पा रहे ये कट भी जाएगा, तो ये 5 बार जाएगा और ये कितने बार जाएगा, यहाँ से ये 9 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 45 + 5/9 और ये 50/9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या है, ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करो, हो सकता है आप ना काटो, चाहो तो ना भी काटो, इसमें ऑप्शन नहीं है, आप समझ इस बात को। तो यहाँ 50/9 ना करके हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे नहीं, हम गुणा कर लेंगे यहाँ से फटाफट। तो आप देखो ये 45 की 5 लगी 4, 45 4 49 लगी 4 और ये 45 4 49, और जब आप 555 इसमें जोड़ेंगे तो और 999 आपका आ जाएगा। तो आप देखो 0 ये हो गया 14 और एक 15 की 5 लगी 1, यहाँ 0 14 15 और ये 5 अपॉन, तो आप देख पा रहे हैं ये इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऐसे आप काट भी सकते हैं, तो 50/9 ही इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भैया 3 कमीचों और 2 पतलूनों की कीमत 950 है। 3 कमीज यानी मैंने 3 शर्ट मान ली प्लस 2 पतलून पी मान लिया, इसकी वैल्यू है 950। ठीक है भैया, सवाल साथ में कह रहा है 2 कमीज यानी 2 शर्ट प्लस 3 पतलून बेटा कितना दिया हुआ है, 1050। अब अपन क्या करना है भैया, इन किसी एक पतलून को या शर्ट को इक्वल कर लो। क्या कर लो, पतलून को या शर्ट को इक्वल कर लो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर कर दे रहा हूं 2 से गुणा, नीचे कर दे रहा हूं 3 से गुणा। तो इधर 2 से तो इधर भी 2 से और इधर भी 3 से, तो मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी। आप देखो फटाफट यहाँ से ये 6s, ये 4p और ये हो जाएगा आपका 1900। कितना हो जाएगा, 1900। यहाँ 3 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ तुम्हारा 3 से गुणा करेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा। कितना आएगा, 9p बराबर यहाँ तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 3150। कितना आ जाएगा, 3150 आ जाएगा। अब आप एक बात समझो, अगर मैं इसमें से घटाऊं, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन घटाऊंगा तो ये 5p आएगा। देखो मैं तो आपको बहुत लिख रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आपको लिखनी कम है। आप जितना कम लिखेंगे एग्जाम में उतना आपको फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ से 5p यहाँ से घटाओ, आप देखो 3100 में से जब जाएगा 1900, 1250 बचेगा। बोलो हाँ या ना, 1250, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, आपको 250 मिल गई, यानी p की वैल्यू 250 मिल गई। अब एक बात सुनना बच्चा बहुत ध्यान से, अगर p की वैल्यू 250 अगर मैं यहां पुट कर दूं, ये कितना बचेगा, 500। आप देखो एक p 250 है तो 2p 500 होगा। बोलो हाँ या ना, एक p 250 है 2p 500, तो 3s बराबर 500 घटेगा 450, यानी यहां से आप निकाल लेंगे s की वैल्यू कितनी आ गई, 150। कितनी आ गई, s की वैल्यू 150 आ गई। अब आप मुझे बताओ, आपसे पूछा क्या है, पूछा है उस बंदे ने 4 पतलून प्लस 5 शर्ट पूछी है। 4 पतलून यानी 5 शर्ट पूछी है। तो आप गौर फरमाओ, 4 पतलून एक 250 यानी कि 1000 हो गया, प्लस इसकी 150 कितना आ गए, 750। 15 5 75, 750 आ गया, यानी 1750 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर आ गया। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं है इस सवाल में, बस सिंपली अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है, उनको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोला है भैया कि
10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच के अंतर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपली तरीके बहुत सारे हैं करने के सवाल को। जनरली आप क्या करते हैं, देखो मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा। आप देखो क्या करना है, एक फॉर्मूला भी रहता है, आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा समझा ही दूं आपको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो मैंने कहा प्रिंसिपल आपको दिया है कितना, 10,000। आप बताओ 3 साल की कहानी है, 3 साल की कहानी है, तो मैं यहाँ CI लिख दे रहा हूँ, यहाँ SI, सॉरी यहाँ SI लिख दे रहा हूँ, यहाँ CI लिख दे रहा हूँ। अब आपको एक बात पता होगी कि हर साल CI जो होता है, यहाँ रेट भी लिख दे रहा हूँ, रेट कितनी है 8%। हर साल जो आपकी CI होगी क्या होगी, हर साल जो आपकी CI होगी, सॉरी SI, वो क्या मिलेगी, हर बार बराबर मिलती है। तो अगर 10,000 का 8% निकालूंगा तो आप कहेंगे 2 बिंदी कट जाएंगे, यानी 800 मिलेगा, यानी 800 800 800, यानी हर साल जो होगा वो 800 ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कहीं सर मिलेगा। आप बताओ अगर हर साल 800 ब्याज मिलेगा, पहले साल तो CI SI बराबर होगा, यानी यहां पे भी 800 मिलेगा। अब आप जानते हैं जो CI होता है वो ब्याज पे ब्याज काउंट होता है। यानी आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी, कि अगली साल तो 800 मिलेगा, बोलो सर मिलेगा, प्लस इसका 8% और मिलेगा, आप कहेंगे सर मिलेगा। तो 800 का 8 कितना होता है, 64 रुपया। तो ओवरऑल यहां मुझे कितना प्राप्त हो गया, मुझे यहां प्राप्त हो गया 864 रुपया। कितना प्राप्त हो गया, 864। अब अगली साल CI 864 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 864 का 8% और मिलेगा। तो 864 का 8% आप निकाल लो, 864 का 8%, तो 2 अंक बाद बिंदी लग जाएगी। तो यहां से 8 चौको हो जाएंगे आपके 32, हाथ से लगी 5, ये तुम्हारे 8 से 48 3, सॉरी 1 हाथ से लगी 5, 64 और 5 तुम्हारे यहां से कितने हो जाएंगे 69, और 2 अंक के बाद लग गई बिंदी, यानी 69 प्लस 69.12 रुपये आपको और मिलेगा। लेकिन हमसे उन्होंने CI ऐसा ही कुछ नहीं पूछा, उन्होंने 3 साल का टोटल अंतर पूछा। आप मुझे बताओ यहाँ कितना ज्यादा मिल रहा है, यहाँ इनका अंतर 64, यहाँ तो 0 मिलेगा, यहाँ 64 मिल गया, यहाँ पे ये 64 प्लस 69.12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 प्लस 69.12, और तीनों को उठा के ऐड कर दो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देखो ये 12 हो जाएगा, 17 की 7 आ गई, यहाँ से आपकी आंसर अब यहाँ 1, यानी कि हो गया 19, यानी कि 197.12, यही आपका क्या हो गया, आंसर। बहुत आसान सवाल है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। देखो मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 सालों का निकालने के लिए, 3 सालों का निकालने के लिए क्या, 3 सालों का CI और SI का डिफरेंस डायरेक्ट निकलता है। क्या होता है, 3D2 प्लस D2 का R%। अब आप सर कहेंगे कि सर ये बताइए D2 क्या भला है, यहाँ D2 क्या है, D2 है केवल दूसरे साल का अंतर। D2 जो है 2 सालों का, आप 2 साल बोल लो या दूसरे साल का बोल लो। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि तो पहले साल तो अंतर होता 0, तो फर्क पड़ता नहीं है, या तो आप दूसरे साल का बोल लो या दोनों सालों का बोल लो, बात एक ही है। तो D2 कैसे निकलता है, डायरेक्ट देखो प्रिंसिपल का R%, R का R% निकलता है। क्या निकलता है, R का R% निकलता है। अब D2 निकालने का सुनहरा तरीका है भैया, देखो भैया 10,000 रुपया प्रिंसिपल है, R का R%, R का R%, तो यहां से कट कितना आया, 64। तो बस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर। ये फॉर्मूला इतना बढ़िया है सर, आप 1 सेकंड निकाल सकते हो, चुटकियों में निकाल पाओगे इन सवाल का जवाब। बस आपको D2 निकालना, रेट का रेट परसेंट, 8 का 8 0.64%, 0.64 निकालना आपको 10,000 का, यानी कि 64 हो जाएगा। 0.64% आप निकालोगे तो वो आपका आएगा 64 रुपया 10,000 पे, ठीक है। तो यहां से आप देखो ये 3 गुणे 64 प्लस D2 कितना आया, 64 का 8%, ठीक। तो ये तो हो गए 192 प्लस 64 गुणे 5 512, यानी 5.12, यानी 197.12, यही आपका क्या है, आंसर है। एक लाइन में आपने एक फॉर्मूला पता था, आपने 2 लाइन में इसका आंसर निकाल लिया। बहुत आसान सवाल है। ये अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 2 उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 26% प्राप्त हुआ और वह 2280 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या। बहुत आसान सवाल है, देखो दुनिया की हर
हर चीज अपने आप में 100%, तो जो वोट डाले गए होंगे भैया वो भी क्या रहे होंगे, वो भी अपने आप में 100%। अब एक बंदे को मिला है 26%, तो दूसरे को स्वाभाविक है कितना मिलेगा यहाँ से 74%। ठीक है, अब वो कह रहा है कितने से हार गया भाई, 26% इसको मिले, 74 इसको मिले, इस कितना बंदा कम मिला इसको, इस बंदे से इसको कितना कम मिला, तो आप देख पा रहे होंगे सर 48 क्या मिला आप इसको, 48% कम मिला। और सवाल करा 48 नहीं है, 48 नहीं है सर, 2280 कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है, 2280 मिल रहा है। ठीक है, तो आप देखिए अब पूछा है 100%, कितना पूछा है 100% उसने मुझसे पूछा है, तो यहां से हम निकाल लेंगे। अब आप देखो 1% निकाल लो, यहां से कितना आ रहा है 2280 बटे 48। अब 100% आपसे पूछा है उसने, तो 2280 बटे 48 गुणे 100। अगर मैं इसे 4 से भी काट रहा हूं, 4 से आएगा ये 12, और यहाँ कितना आ जाएगा, अब यह 12 से काट लो आप, 12 चौको और 12 एकम 12, 12 निम्मा 108, और यहाँ से 0, और ये आ गया आपका 25। तो 25 गुणे 90 करना है, 190, 190 गुणे 25 करना है। ठीक है, तो गुणा करेंगे 0, 25 की 5, 22 हो गया, 25 और 22 आपका हो जाएगा कितना 47, यानी 4750 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर आ गया। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है? देखो ये बहुत आसान तरीका बताऊंगा सवाल करने का मैं, आप सेकंडों में उड़ा देंगे। देखना सवाल कितना प्यारा है, 11/16, 7/12, 12/15 और 4/7। बहुत आसान सवाल है, बस आपको ये बताना है कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। अब कुछ नहीं करना, बहुत लोग क्या करते हैं एलसीएम करते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। कुछ नहीं करना आपको सिंपली देखना कि इनमें डिफरेंस कितने का है। आप कहें सर 5 का है, यहां कितने का है 5 का है, यहां कितने का है सर यहां 3 का, और यहां कितने का है 3 का है। अगर डिफरेंस बच्चा एक जैसा होता तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन यहां डिफरेंस अलग अलग है, तो इस डिफरेंस क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो डिफरेंस बराबर करने का तरीका क्या है, जो ये 5 और ये 3 है ना, इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 15। आप कहेंगे सर 5 और 3 का एलसीएम जो आएगा कितना आएगा 15 आएगा। तो आप इस 5 को 15 बनाने के लिए क्या कर दें, 3 से गुणा कर दें। अरे बोलो हाँ है ना, किससे गुणा कर दें, 3 से गुणा करना है ना। तो 11 तिया कितना आएगा 33, और यहां देखो यहां 3 से गुणा करें 7 तिया 21, यहां 5 से करेंगे, देखो 5 से ये 60 आ गया, यहां पे 5 से करेंगे 20 आ गया। अब मेरी बात सुनो, जो इन सब में बड़ा वो सबसे बड़ा, और जो इन सब में छोटा वो सबसे छोटा। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो आप बताओ इन सब में छोटा कौन सा है 20, यानी कौन सी भिन्न छोटी हो गई 4/7। सबसे बड़ी पूछूं तो 12/15। ठीक है, समझ पाए, तो ये आप क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आइफल क्या कह रहा है कि एक बैग में 6, 7, 8 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि थैले की कुल राशि 230 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। बहुत आसान सवाल है, देखो सिक्कों पे सवाल आता ही आता है, और ये ऐसा सवाल है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। एनटीपीसी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, या कोई भी छोटा या बड़ा कोई एग्जाम हो, ये क्वेश्चन हर जगह आता है। ये रेशियो को बड़ा फेवरेट सवाल है, तो इस पर अच्छे से गौर करना। ठीक है, देखिए मेरे पास क्या दिया है, मेरे पास 1 रुपए के सिक्के हैं, मेरे पास 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के सिक्के, 3 प्रकार के सिक्के हैं। अब सवाल ने बोला जो मेरे पास बैग में अनुपात सिक्कों की संख्या, यानी जो कॉइन का अनुपात है, कॉइन का रेशियो वो 6, 7 और 8। तो यहां से मैं वैल्यू निकाल लूंगा। आप कहेंगे सर निकाल लेंगे, देखो मैं क्या करता हूं, इस रेशियो को ही एग्जैक्ट मान लेता हूं एक पल के लिए। मैंने आपसे ये कह दिया कि भैया ये कॉइन है, यही एक्चुअली क्या है, यही कॉइन है 6, 7, 8। तो आप मुझे बताओ टोटल रुपए कैसे बनेगा। आप कहेंगे सर अगर आपके पास एक के 6 सिक्के हैं, एक के 6 सिक्के हैं, तो कुल रुपए कितने हो गए। आप कहेंगे सर 6 रुपए हो गए। कितने हो गए 6 रुपए, यानी मेरे पास 6 रुपए आ गया। आप जानते हैं कि 50 पैसे यानी रुपए कैसे बनते हैं, आप जानते हैं 1 रुपया में 2 50 पैसे सिक्के होते हैं। बोलो हाँ या ना, होते हैं ना, 2 होते हैं। तो आप बताओ, यानी कि मेरे पास 7 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे, आधा बनेगा, मतलब कि 3.5 रुपया बनेगा। कितना बनेगा 3.5 रुपया बनेगा। अब आप ये भी जानते हैं कि 4 सिक्के मिले तब 1 रुपया बनेगा। तो 4 सिक्कों में 1 रुपए, 8 सिक्कों में 2 रुपए, यानी यहां से 2 बन जाएगा। टोटल रुपया कितना आ रहा है 8, यानी 11.5 आपका टोटल रुपया आ रहा है। और सवाल कह रहा है टोटल रुपया कितना दे रहा है, सवाल कह रहा है 230 दे रहा है। कितना दे रहा है 230।
तो ये बिंदी हटेगी, यहां से ये आ जाएगा 115 दूनी 230, यानी 1 की वैल्यू आ रही है 20। अब सिक्के ये है 6 की वैल्यू, भाई 1 रुपए के सिक्के 6 हैं तो 6 की वैल्यू आएगी आप कितनी 120। 50 पे 7 है, 7 की 140 और ये 8 है 160, यानी ये 1 रुपया है, ये 50 पैसे है, ये 25 पैसे हैं, यानी कि 120, 140, 160 इसका जो है करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत आसान सवाल होता है और फिक्स पैटर्न का सवाल है। ऐसा सवाल आपको हर एग्जाम में, चाहे स्टेट एग्जाम हो चाहे सेंट्रल एग्जाम हो, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 15,600 रुपए की राशि आंशिक रूप से 7% प्रतिवर्ष और शेष 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 3738 है, तो प्रतिवर्ष 7% पर कितना पैसा निवेश किया जाता है? देखो, आप चाहे शिफ्टिंग लगा लो, चाहे तो शिफ्टिंग लगा लो, और चाहे क्या कर लो, आप एलिगेशन लगा लो, जैसे आपका दिल करे वैसे कर लो। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आपको एलिगेशन लगा के दिखा रहा हूं। आप देखो 3 वर्ष में आपको कितना पैसा मिल रहा है? 3 वर्ष में आपको पैसा मिल रहा है 3738। आप ये जानते हैं साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष हर वर्ष बराबर पैसा मिलता है, यानी अगर 3 वर्ष में इतना है तो 1 वर्ष में कितना होगा? आप कहेंगे सर 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? आप देखो यहां से काटो, ये आपका जाएगा 12 और ये 4 और ये 6, भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 छंग 18, यानी 1246 रुपया क्या हो गया? 1246 क्या मिल रहा है आपको? 1 साल का ब्याज मिल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं रेट पे नहीं लगा रहा हूं, मैं रेट पे नहीं लगा रहा हूं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं रेट पे लगाऊंगा तो मुझे 15,600 का भाग करके 100 से गुणा करके रेट निकालनी पड़ेगी, जो तो लोग कैलकुलेटर हो जाएगा। तो मैं रेट पे क्यों लूंगा, मैं सीधा ब्याज पे लगाता हूं। आप मुझे एक छोटी सी बात मुझे बता दो कि 15,600 का 7% कितना होगा? गुणा कर लो फटाफट। 15,600 का 7% यानी 2 बिंदी कट जाएंगे, 7 से कर दो गुणा। 7 6 42 हाथ लगी 4, 35 4 39 हाथ लगी 3, 7 3 10, ये आपका आ गया 7% में 10 92 हो गया। सेम इसी प्रकार 9 कर लेंगे, 9 चौका 54 की 4 हाथ से लगी 5, 45 और 5 50 हाथ से लगी 5 और 9 और 4 14, यानी कि 1404 और बीच में कितना आ रहा है? 1246। कुछ नहीं करना, घटा दो बस, यही आपका आंसर आ जाएगा। यहां से आसान तरीका है, ये लगा दो। आप रेट लगा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप वैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए तो यहां से देखिए, अगर मैं घटा रहा हूं, देखो ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है, तो इससे ये घटेगा, इससे ये घटेगा। अगर मैं घटा रहा हूं, देखो यहां से 1246 से 10 92 घटाएंगे तो ये 4 और ये 5 154 आएगा, यानी यहां कितना आ गया? 154 आया। आप देख पा रहे हैं 14 में 9 के 5 और यहाँ पे 1 बच रहा है। ठीक है, अच्छा अब मुझे घटाना है 1404 में से 1246, कितना घटाना है? तो यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 में 5 गए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, यानी 158 बचेगा। कितना बचेगा? 158 बचेगा। बोलो बात ठीक है, बात समझ आ रही है ना? अब चाहो तो इसको कट कर सकते हो। अगर मैं कट करने की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये 79 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 77 आ जाएगा। और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये आपका आएगा 156 और 156 की वैल्यू है 15,600, यानी बिंदी चिपकानी है। अब उसने 7%, ये 9% था, तो बिंदी चिपका दो बेटा। यहाँ कितना आ रहा है? 7900। 7900 क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझ पाए होंगे। एलिगेशन लगाने का दूसरा तरीका भी है, आप समझिए, आप शिफ्टिंग से भी कर सकते हैं। बताओ, तो मैं आपको शिफ्टिंग बता दे रहा हूं। मैं चलो आपको शिफ्टिंग बता दे रहा हूं, इस सवाल में आपको शिफ्टिंग बता रहा हूं। ठीक है, मैं आपको शिफ्टिंग बता रहा हूं इस सवाल में। भाई आपको मैंने बताया कि 3 वर्ष में आपको मिल रहा है 3738, तो यहां से 1 वर्ष में कितना मिल जाएगा? आप देखो यहां से ये 2 4 4 और 6 1 2 1 2 4 6, ठीक है, तो ये आपको 1 साल मिल रहा है। तो आप मुझे शिफ्टिंग लगाने का तरीका क्या है? आप देखो यहाँ पे पहले इसको 7% मिल रहा है, यहाँ पे 9%, तो मैं क्या कह दे रहा हूं? मैं ये कह दे रहा हूं सर कि हम इसको भी तोड़ देते हैं 7% और 2% में। मैंने कुछ देर के लिए समझा कि 2% है ही नहीं, क्या नहीं है? 2% है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? आप देखो टोटल जो मैंने पैसा दिया वो कितने पे दिया? 7% पे। कितने पे दिया? 7% पे। तो अब 15,600 का 7% कितना होगा? आप निकाल लो यहां से। तो यहां से देखो, यहां से कितना निकल के आएगा? ये 2 हो जाएगा और यहाँ 4 39 यानी 10 92, कितना हो जाएगा आपका? 10 92। आप मुझे बताओ, ब्याज आपको सिर्फ 10 92 मिला है और सवाल कह रहा है 1246 मिल गया, ऐसा कैसे संभव है? भाई आप बताओ, यहाँ 7% के हिसाब से मुझे 10 92 मिल रहा है,
कितना मिल रहा है, 1092 मिल रहा है। और सवाल कह रहा है कि 1246 मिल रहा है, तो यहाँ ज्यादा मिल रहा है। तो ज्यादा कितना ज्यादा मिल रहा है चेक कर लेते हैं, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे 4 आ जा रहा है, यहाँ पे 5 आ जा रहा है, यहाँ पे 154। तो आप देखो यहाँ पे आपको 154 रुपए क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। 154 रुपए ज्यादा मिल रहा है। अब ये ज्यादा क्यों मिल रहा है, गलती हमसे ये हो गई कि हमने 2% शिफ्ट कर दिया था, तो वो 2% वापस ले आओ। तो उसी 2% की वैल्यू क्या है, 154। तो 1 की वैल्यू 77 है। तो अगर 1 की वैल्यू 77 है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 7700 आएगी। यानी इस पर जो रुपया मिल रहा है वो मिल रहा है 7700। अगर इस पर 7700 मिलेगा तो ये जब घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा 7900, और यही तुम्हारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो दिस इज शिफ्टिंग। तो आप ऐसे भी सवाल कर सकते हो और आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। एलिगेशन चाहो तो रेट से लगा लो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास का अंतिम सवाल, एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। यानी अगर मैं बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, एक्स और वाई जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो मैं 3 और 5 के रेशियो में कर रहे हैं, ठीक है। किसके में कर रहे हैं, 3 और 5 के रेशियो में कर रहे हैं। 5 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है। एक्स जो है 50% जोड़ देता है, चलो भैया ठीक है। बाई 60% निकाल लेता है। बाई क्या करता है, 60% निकाल लेता है। तो 6.84 लाख वार्षिक लाभ होता है। देखो समझो इस बात को, एक्स का लाभ पूछा है, हिस्सा पूछा है। आप मुझे बताओ, अगर मैं थोड़ा इसको समझाऊं आपको, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो प्रॉफिट निकलता कैसे, प्रॉफिट निकलता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब कितनी पूंजी लगाई और कितने समय के लिए लगाई। यानी ये मान लो कि इन्होंने 3 रुपए लगाया, मैं रेशियो नहीं मान रहा हूं, मैं रुपए ही मान ले रहा हूं। अगर ये 3 रुपए है, कितना है, अगर ये 3 रुपए है, अगर ये 3 रुपए है भैया, तो मैं क्या कर रहा हूं, 5 महीने चलेगा, क्योंकि 5 महीने तक तो 3 रुपए पे उसने ब्याज लिया होगा, ये जो लाभ मिला होगा उसको। इसके बाद कह रहा है 5 महीने के बाद वो 50% और जोड़ देता है, अपना निवेश का 50%। 50% का मतलब होता है कोई चीज आधी कर देना। मान लो आप पहले पास 10 रुपए थे, आपने आधे यानी 5 और लगा दिए, तो आप कितने हो गए, 15। तो पहले आपके पास कितना रुपया था टोटल, आप देख पा रहे होंगे सर, आपके पास 3 रुपया था। कितना था, 3। अब 3 का 50 यानी 1.5, यानी कितना बढ़ गया, 4.5 रुपए। ये कितने चलेंगे, 7 महीने, क्योंकि टोटल 1 साल की कहानी है। बहुत ध्यान समझना, कितने साल की कहानी है, 1 साल की कहानी है। तो यहाँ 3 रुपए 5 महीने के लिए, फिर 4.5 रुपए 7 महीने के लिए। सेम इसने करा यहाँ पे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये कहा है कि 5 महीने के बाद इन्होंने क्या करा, तो 5 महीने ये भी चलेंगे प्लस। अब इन्होंने क्या करा, 60% निकाल लिया। 60 का मतलब 3/5, यानी 3 रुपए निकाल लिए, 2 रुपए बच गए, और 2 रुपए कितना चलेंगे, 7 महीने चलेंगे। ये हमारा इनका अनुपात आ जाएगा। हम गुणा कर दें, यहां से मुझे 15 मिल रहा है, और यहां से अगर मैं बात कर रहा हूं 35 हासिल 3, 28 3, 31, 31.5। तो टोटल अगर मैं जोड़ूंगा यहां से 0.5, 6 और ये कितना आएगा, 4, यानी कि 46.5 ये आ रहा है। और 25 और 14, आप कहेंगे सर 25 और 15 और 40 होते हैं, यानी 39। कितना आ गया, 39। ये इनका क्या हो गया, अनुपात हो गया। आप चाहो तो 10 का गुणा भी कर सकते हो आगे पीछे करके, ठीक है। 10 का गुणा करके उसको करेक्शन कर लो, चाहो कर लो। देखो अगर मैं 10 का गुणा करूंगा तो 465 आएगा इसमें, और यहां 390 आ जाएगा। कितना आएगा, 390 आ जाएगा। समझ रहे इस बात को। अब मैं अगर सबको जोड़ रहा हूं, सबको जोड़ो या काट भी लो, आप इसे काट सकते हो। यहां से 9 और ये 93 आएगा, यहां से ये 7 और ये 8 आ जाएगा। कितना आएगा, 9 और 3, ठीक है। बात समझ पाए, 93 और 78 आ गया। अब मैं इसको अगर जोड़ रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, जोड़ूंगा तो ये 1 आएगा जोड़ के यहां से, और 16 और 17, 171 आएगा। और सवाल कह रहा है कितना आ रहा है, सवाल कर 6.84, यानी आप देखो 6.84 लाख है आपका। यहां सुनना ध्यान से, यानी अगर आप ये समझ पाओ तो अगर इतना लाख है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, तो ये काटो, ये 4 बार कट रहा है, यानी 1 की वैल्यू आएगी आपकी 4000। कितनी आएगी, 4000 आएगी। अब उसने आपसे क्या पूछा है, यानी वार्षिक लाभ, एक्स का वार्षिक लाभ, यानी 93 में गुणा करना है, तो 93 गुणे 4000, ठीक है। तो ये आपका 6 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, और यहाँ 36 से 37। अगर मैं 3 बिंदी है, ठीक है, और अगर मैं क्या नाम भाग करूंगा तो
3.72 लाख आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यही सवाल क्या है, आंसर है। तो बेहद आसान सवाल है, आपको बस एक बात पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इतना इन्वेस्टमेंट इतने समय के लिए गुणा कर दिया, इतना इन्वेस्टमेंट इतने टाइम के लिए गुणा कर दिया, इतना इन्वेस्टमेंट इतने टाइम के लिए यहां गुणा कर दिया। तो यहां से जो मुझे रेशियो निकला, ये मेरा रेशियो डायरेक्ट किसका निकला है, प्रॉफिट का। ये जो अनुपात निकल के आया ना, वो किसका निकल के आया, प्रॉफिट का निकल के आया। बाकी जोड़ के टोटल वैल्यू कर दी, आपका सामने आंसर है। आई होप आपको सारी क्लास पसंद आई होगी, पूरी क्लास पसंद आई होगी। और ये क्लास का अंतिम सवाल था, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा आपको, इस बात का मैं आपको दावा दे रहा हूं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आपको पता है जीडी में बहुत टाइम नहीं है, डेली मॉक टेस्ट दीजिए, डेली प्रैक्टिस करिए रेगुलर। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड कर ही रहा हूं, इनको आप रेगुलर फॉलो करिए और आप देखना आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद।